नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 29 दिसंबर, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। तो दोस्तों एलओसी पर 27 पुल बना दिए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और 3 सड़कों का निर्माण भारतीय सेना को समर्पित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के खिलाफ बड़ी बढ़त हासिल हुई है सेना को। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत अगले साल जनवरी में करेगा यूएनएससी के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता, दूसरी बार सौंपी जाएगी कमान। इसके बारे में आपको बताएंगे कितना महत्वपूर्ण है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों चीन मामलों के विशेषज्ञ रह चुके विक्रम मिस्री बने नए डेप्टी एनएसए पीएमओ भी कर चुके हैं काम। बड़ी खबर निकल के आ रही, चाइना भी सिंध से झल्लाया हुआ है। एनएसए अजीत डोवाल से कितने खतरनाक हैं वो हम आपको बताएंगे। वहीं अगली एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी के काफिले में शामिल हुई 12 करोड़ की मर्सिडीज एम बैक एस 650 कारें, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, अब बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर चीन की नज़र, भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में है ड्रैगन। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे चीन का दावा, एलन मस्क की सैटेलाइट 2 बार हमारे स्पेस स्टेशन के पास आई है, यानी एलन मस्क की स्पेसएक्स ने चीन की हवा उड़ा दी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं गादर पोर्ट में दोस्तों पाकिस्तान ने टेके घुटने, प्रदर्शनकारियों की हुई जीत, पाकिस्तान इमरान सरकार मांगों पर करेगी विचार, तो हम आपको बताएंगे। धर्म संसद पे पाकिस्तान क्यों तिल मिलाया हुआ है वो हम आपको बताएंगे। रशिया ने बड़ा ऐलान किया, नेपाल ने चाइना को झटका दिया है। अमेरिका और भारत की बातचीत को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आई है। तिब्बत के हाथों चीन कैसे निकल रहा है, चीन के हाथों तिब्बत, तो सब कुछ खबर जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों असल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया एलएसी और एलएसी पर बने 27 पुल और 3 सड़कें। भारतीय सेना की बड़ी बढ़त हासिल हुई है। चाइना की सीमा से सटकर इन पुलों का हुआ है निर्माण, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमा संगठन के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने एलएसी और एलओसी तक जाने वाली सड़कों पर 24 पुलों और 3 सड़कों को देश को समर्पित कर दिया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों सहित कई क्षेत्रों के विकास में बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 पुल है। वहीं लद्दाख और कश्मीर और सिक्किम में 1-1 सड़क बनाई गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सिक्किम में बीआरओ ने क्लास 70 का पुल तैयार किया है और आपको बता दें जिसकी मदद से भारतीय सेना के टैंकों को डोकला तक पहुंचाया जा सकेगा। बीआरओ ने सड़कों और पुलों का जाल इसलिए बिछाया है ताकि एलएसी और एलओसी तक भारतीय सेना की मूवमेंट को आसान बनाया जा सके। इस पुल में अब बीआरओ ने 102 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि आज सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए सड़कों और पुलों के 27 प्रोजेक्ट का एक साथ लोकार्पण हुआ है और इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें ये चाइना के लिए बड़ा झटका है और भारतीय सेना के लिए चीन के लिहाज से बेहद बड़ी बढ़त मानी जाएगी। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत अगले साल जनवरी में करेगा यूएनएससी में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता, दूसरी बार सौंपी जाएगी कमान। भारत जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। उसे 2012 के बाद इस समिति की कमान सौंप दी जा रही है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को आतंकवादी हमला हुआ था और इसके बाद सितंबर 2021 में यूएनएससी ने इस समिति का गठन किया था। वहीं पिछले महीने भारत ने यूएनएससी की सदस्यता में लगातार जारी बहिष्करण और असमानता के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया था और सवाल उठाया था कि विकासशील दुनिया की अर्थपूर्ण आवाज़ को कब तक नज़रअंदाज किया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने रेखांकित किया था कि शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए वैश्विक ढांचे में सुधार किए जाने की जरूरत है। दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष मैक्सिको की अगुवाई में सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पालन होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट, विक्रम मिस्री, जी हाँ, इन नए एनएसए जो बने हैं इनके बारे में समझिए। ये एनएसए अजीत डोवाल से भी खतरनाक है। दोस्तों चीन मामले में ये विशेषज्ञ हैं और विक्रम मिस्री नए डिप्टी एनएसए बने हैं। पीएमओ में भी इससे पहले काम कर चुके हैं। चीन मामलों के जानकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को देश का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विक्रम मिस्री 1989 बैच के आईएफएस अफसर हैं जो पंकज शरण की जगह लेंगे। पंकज शरण का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि ये एनएसए अजीत डोवाल से भी ज़्यादा खतरनाक है। चुनौतियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ा है। आपको बता दें चाइना से बातचीत में इन्होंने अपनी बड़ी योगदान और बड़ा रोल निभाया है।
इसके साथ ही मिस्री पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं और वो हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक परिस्थितियों को लेकर काफ़ी अनुभवी हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल 2 और डिप्टी एनएसए राजेश खन्ना और दत्ता पनसरागलिकर भी हैं, लेकिन आपको माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोवाल के बाद कहीं ना कहीं ये जो है एनएसए के रूप में बन सकते हैं, क्योंकि विक्रम मिस्री जो है चाइना के मामलों के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे एलन मस्क की सैटेलाइट ने दो बार चीनी स्पेस स्टेशन को उड़ाने का किया है प्रयास। संयुक्त राष्ट्र में चाइना ने किया शिकायत। चीन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि एलन मस्क की कंपनी एयर स्पेस की सैटेलाइट 2 बार हमारे स्पेस स्टेशन के पास आ चुकी है। चीन का कहना है कि इससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उसने इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र से भी की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज प्रोजेक्ट की ओर से लॉन्च किए गए उपग्रहों के साथ टकराव में बचना पड़ा था। झाओ ने कहा है कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं, इस साल जुलाई और अक्टूबर में स्पेसएक्स सैटेलाइट लिंक 2 बार चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के पास करीब गए थे और उनको एक तरीके से तबाह करने की मंशा दशा जो है एलन मस्क की है और ये ठीक नहीं है। इसको देखते हुए यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र में एलन मस्क की शिकायत चाइना ने की है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ग्वादर पोर्ट पर घुटने टेक दिए इमरान खान ने। जी हाँ, लगातार विरोध के बाद सरेंडर हुआ पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चीन को हो सकता है खड़ा करने वाला ग्वादर के विशाल प्रदर्शन का कारण चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी है। गुलाम कश्मीर निवासी लेखक एवं कार्यकर्ता डॉक्टर सबीर चौधरी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि जमात इस्लामी की अगुवाई वाले प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को जीत मिली है। मीडिया पर तमाम अंकुश के बावजूद इमरान खान सरकार जाग गई है और हजारों प्रदर्शनकारियों की मांग पर उसने गैर गौर करने का फैसला किया है। चीन ने अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह विकसित करने का फैसला किया। ये कदम बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत $60 अरब के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में उठाया गया है। तो बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें ग्वादर में प्रदर्शनकारियों की जीत हुई। अगली अपडेट, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $768 अरब के डिफेंस बिल पर किए हस्ताक्षर। सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार के लिए बताया बेहद अहम। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी एनडीए सोमवार को हस्ताक्षर को इस कानून को शक्ल दे दी है। इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए लगभग $768 अरब अधिकृत किए गए हैं। इनमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में लगभग 2.5% बढ़ोतरी शामिल है। एनडीए सैन्य खर्च में 5% की वृद्धि को अधिकृत करता है। ये सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आवश्यकताओं तक के मुद्दों पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है। आपको बता दें इसके जरिए चाइना और रशिया की बढ़ती ताकत के बीच डिफेंस सेक्टर में $768 अरब का भारी भरकम निवेश अमेरिका के द्वारा ये कहीं न कहीं चाइना और रशिया की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। एक और अपडेट, इमरान खान राज्य में पाकिस्तानी रुपए का बुरा हाल। $1 की वैल्यू 177 रुपए तक पहुंची। बेहद बड़ी खबर, पाकिस्तान रुपए का हाल बेहाल हो चुका है। पाकिस्तान रुपया साल 2021 में दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में हो गई है। पाकिस्तान रुपया साल 2021 की शुरुआत में करीब 12% और मई के मध्य में $152 के निचले स्तर पर 17% से अधिक गिरावट देखी गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2021 के अंत तक पाकिस्तान सरकार को इकॉनमी को स्थिर करने के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर रुख करना पड़ा है। डॉन ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रुपये को स्थिर करने के लिए कई उपाय किए हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने अमेरिकी करेंसी के आउटफ्लो को प्रतिबंध करने की इसकी मांग को कम करने के लिए जमाखोरों और तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान के PM इमरान खान की मौजूदगी सरकार के तहत पिछले 3 साल के और 4 महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में 30% गिरावट आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लौटाया। अब आप समझिए, भारत में रोहिंग्या मुसलमान अगर एंट्री कर जाएं तो यहाँ के जो कथित सेकुलर लोग हैं वो ये कहेंगे कि भाई आने दो, आखिर ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोग हैं। लेकिन अब आप समझिए कि भारी भरकम मुस्लिम देश जो है उसने इनको वापस बैरंग इंडोनेशिया ने लौटा दिया। इंडोनेशिया के आचे प्रांत के तट पर दर्जनों रोहिंग्या शरणार्थी की नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी उन्हें नहीं लिया गया और उन्हें अब मलेशिया जल क्षेत्र में भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार की जानकारी दी है। लकड़ी के जहाज पर सवार कम से कम 100 महिलाओं और बच्चों को इंडोनेशिया में शरण देने से मना कर दिया गया है। उन्हें
पड़ोसी दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र देश में जाने के लिए मजबूर किया गया है। गैर सरकारी संगठन और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के आह्वान के बावजूद इंडोनेशियाई अधिकारियों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में एंट्री देने से मना कर दिया। हालांकि मदद के नाम पर उनकी क्षतिग्रस्त नाव को ठीक करने के लिए टेक्नीशियन ग्रुप को भेजने की भी बात कही गई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के बीच टकराहट के बीच 10 जनवरी को होगी बड़ी बैठक, होंगे कई बड़े फैसले। दोस्तों, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका और रूस 10 जनवरी को यूक्रेनी सीमा के पास सैन्य तैनाती और परमाणु हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर बातचीत करने की तैयारी है। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने मीडिया से कहा है कि अमेरिका रूस के साथ बातचीत को लेकर भी उत्सुक है। प्रवक्ता ने कहा है कि जब हम बात करने के लिए बैठेंगे तो रूस अपनी चिंताओं को पलट कर रख सकता है और हम रूस की गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं। आरआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को वार्ता की पुष्टि की है। 10 जनवरी को द्विपक्षीय बैठक सामरिक सुरक्षा वार्ता के तहत होगी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल जून में जिनेवा में अपने शिखर सम्मेलन में शुरू किया था। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरिद्वार धर्म संसद को लेकर भड़का पाकिस्तान, भारतीय राजनयिक को किया तलब। दोस्तों, हरिद्वार में हाल ही में आयोजित हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने को लेकर पाकिस्तान में एक तरीके से पाकिस्तान रोने लगा है। पाकिस्तान ने सोमवार को विदेश मंत्रालय में भारतीय राजनयिक को तलब किया है। आपको बता दें कि भारतीय राजनयिक को तलब करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालत खराब है। यानी वो पाकिस्तान बोल रहा है जिस पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों के लगातार दिन में जो है वो अपहरण करके बलात्कार किए जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको जबरन शादी मुस्लिमों से कराई जा रही है। आज वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान ने इस तरीके की बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की बड़ी बैठक। आपको बता दें, पंजाब में इस बार जो है वो सफाया होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। दरअसल पंजाब के कई बड़े नेता जो है 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद समेत दर्जनों नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। नए साल में पंजाब में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पूर्व बीजेपी पंजाब में अपना जनाधार मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी मंगलवार को बीजेपी ने पंजाब के राजनीति में बड़ा धमाका किया। बीजेपी विपक्षी दलों में सेध लगाते हुए 2 विधायक और एक पूर्व विधायक को पूर्व सांसद को पार्टी में शामिल करवाने में सफल रही। इससे साथ ही मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर दिनेश मंगोनिया ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मंगलवार को सभी ने बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पंजाब के प्रभारी राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। बीजेपी ने मंगलवार को अपने जनाधार मजबूत करने के कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती रखी है। असल मंगलवार को बीजेपी में शामिल होने वाले दोनों विधायक कांग्रेस में हैं, जिनमें फतेह जंग सिंह भाजपा कांग्रेस की टिकट पर कांदिया विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, तो वहीं बलविंदर सिंह लाड़ी कांग्रेस की टिकट पर हरगोबिंदपुर से विधायक है। दोस्तों, इसके साथ ही सैकड़ों नेता जो है तमाम विपक्षी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल के साथ कई पार्टियों के नेता शामिल हैं। दरअसल इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बड़ी मीटिंग हुई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर सिया समुदाय की तालिबान से अपील, हमारे अधिकारियों की रक्षा की जाए, सरकार में भी जगह दी जाए। दोस्तों, आप समझिए हालत ख़राब हो चुकी है सिया समुदाय की भी, यानी तालिबान में केवल सुन्नी कट्टरपंथियों की ही चल रही है और आज वहाँ पर जो है वो सिया समुदाय के मुसलमान भी पूरी तरीके से उनको साइड कर दिया गया है। ये हालत तालिबानियों ने कर दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, ख़राब मौसम होने की वजह से सड़क मार्ग से लखनऊ पहुँचे पीएम मोदी। जी हाँ, कानपुर से लखनऊ जो है सड़क मार्ग पीएम मोदी पहुँचे। दरअसल कानपुर में दृश्यता 0 होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के विमान को उड़ान के लिए क्लियरेंस नहीं मिला। यही वजह है कि पीएम मोदी कानपुर से सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए। दरअसल मौसम खराब होने के कारण पीएम मोदी की नई दिल्ली वापसी के लिए सड़क मार्ग से लखनऊ आना पड़ा।
प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर दौरे पर कल थे और उनके आगमन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कानपुर मेट्रो का उद्घाटन। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा स्ट्रोक, भ्रष्टाचार के इत्र का क्रेडिट नहीं लिया। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को कानपुर पहुंचे हैं और यहां पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दे दी है। आपको बता दें, पीएम मोदी मेट्रो की सौगात दी और इसके साथ वीना पनकी मल्टी प्रोडक्शन पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया और यहां निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों को घेरा। इससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो का सफ़र भी किया है। इसमें सीएम योगी और मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके साथ थे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। पिछले दिनों कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर जो छापा पड़ा उसका भी मोदी ने रैली में जिक्र किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि बीते दिनों जो बक्से भर भर कर नोट मिला है, ये लोग उसमें भी कहेंगे कि ये बीजेपी ने किया है। मोदी बोले, पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा है वो सबके सामने आ रहा है और अब महक रहा है। यानी भ्रष्टाचार का इत्र है, समाजवादी इत्र नहीं है। पीएम मोदी ने पीयूष जैन को लेकर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों पीयूष जैन 7 करोड़ का टर्नओवर, 15 लाख के आईटीआर के बीच 195 करोड़ ऐसे मिले। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया पीयूष जैन जेल। दोस्तों यूपी भाजपा सरकार में कहीं न कहीं एक तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और ये साफ साफ दिखने भी लगा है। अपने घर में 194 करोड़ रुपए कैश रखने वाला इत्र कारोबारी पीयूष जैन महज 15 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरता था। पत्नी का आईटीआर भी केवल 8 लाख रुपए का था। उसकी फर्म ऑडोकैम इंडस्ट्रीज का टर्नओवर भी महज 7 करोड़ निकला। पीयूष न सिर्फ सादगी का दिखावा करता था बल्कि आयकर विभाग की नज़रों में बचने के लिए भी एक सरकारी या बैंक अफसर के बराबर आय देता था। इसके आनंदपुर स्थित आवास से मिले नोटों के बंडल में 500 और 2000 के अलावा 100 के नोट भी बड़ी संख्या में हैं। 100 की कई करेंसियों की गड्डियां 1000 से भी ज़्यादा हैं। कन्नौज स्थित उसके पैतृक आवास में मिली 17 करोड़ की नकदी भी बड़ी संख्या में 10 की गड्डियों में है। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि टैक्स जो है वो ना के बराबर, सीए को मैनेज करके किस तरीके से इतनी काली कमाई जो है इकट्ठा कर रहा था और यही कारण है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी सरकार का जो हथौड़ा है वो चला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश, जी हाँ आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है बांग्लादेश को लेकर के, जहाँ बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर चीन की नज़र। भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में चीन ने पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसा लिया है। भारतीय इंटेलिजेंस को मिल रहे इनपुट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस को विकसित कर रहा है। इसका इस्तेमाल वो अपने लिए भी करेगा। जानकारी के मुताबिक चीन को पहले इस बेस को बांग्लादेश को विकसित करके देना था, लेकिन अब चीन इस धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन के 230 से ज़्यादा एक्सपर्ट बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस पर प्रोजेक्ट के लिए अगले महीने पहुंच रहे हैं। ये दौरा 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट वहां से वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ लंबे समय के लिए इस बेस पर रहकर ही सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां पे बांग्लादेश श्रीलंका को 3 देशों के हाई कमीशन बंद करने पड़े। जी हाँ, ऐसा क्यों हो गया कि श्रीलंका को अब 3 देशों में हाई कमीशन बंद करने की आ गई है नौबत। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, हालत जो है वो श्रीलंका भी खराब हो चुकी है। दरअसल चाइना और पाकिस्तान की शरण में रहते रहते धीरे धीरे कंगाली की तरफ जो है वो बढ़ चला है श्रीलंका में आज जो है उच्चायोग बंद कर रहा है। 3 देशों में खर्च के लिए पैसे नहीं है। श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए 3 विदेशी राजनयिक मिशनों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दरअसल श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नाइजीरिया और साइप्रस में वाणिज्यिक दूतावास जनवरी में 2022 में बंद रहेंगे। मंत्रालय ने बताया कि देश के बेहद जरूरी विदेशी भंडार के संरक्षण और विदेशों में श्रीलंका के मिशनों के रखरखाव से संबंधित खर्च को कम करने के मकसद से ऐसा फैसला किया गया है। तीनों मिशनों का समापन उस दिन हुआ जब श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा पोषण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है हालत जो है वो दुनिया भर के देशों की खराब हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां पे यूएई बदल रहा है। पहली बार बिना मुस्लिम जोड़ों के साथ हुई शादी। दोस्तों आपको बता दें, यूएई जो है अपने सांस्कृतिक और
वहाँ पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पुरानी परंपराओं को छोड़ मॉडर्न में वो भी कहीं न कहीं आ रहा है। पहली बार गैर मुस्लिम जोड़ों को विवाह का लाइसेंस दिया है। आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहली बार गैर मुस्लिम जोड़ों को नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया गया है। यूएई हालिया सालों में अपने कानूनों से अधिक समावेशी बनाने के लिए कानूनों में संशोधन कर रहा है। बता दें कि यूएई की कुल आबादी जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से बढ़ रही है। कुल आबादी का 90% विदेशी है। ऐसे में यूएई खुद को उदार दिखाने की कोशिश में है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी की अमीरात की राजधानी में गैर मुस्लिमों को लेकर नए कानूनों के तहत एक कनाडाई जोड़े ने सबसे पहले शादी की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस कदम से दुनिया भर के स्किल्स और एक्सपर्टीज़ वाले लोगों ने टॉप डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर